नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है खबर दिन भर का। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ कार्यशाला को आज वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान कहा कि इस योजना का लक्ष्य देश की आजादी के 100 साल पूरे होने पर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस उद्देश्य को पूरा करने में युवाओं की अहम भूमिका होगी। जिसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज विकसित भारत के संकल्पों को लेकर बेहद खास दिन है। भारत के संकल्पों को लेकर बहुत ही अहम दिन है। मैं सभी गवर्नर्स को विशेष बधाई दूंगा कि उन्होंने विकसित भारत के निर्माण से जुड़ी इस वर्कशॉप का आयोजन किया है। देश की युवा शक्ति को दिशा देने का दायित्व जिन साथियों पर है, उनको आप एक मंच पर लाए हैं। शिक्षण संस्थानों की भूमिका व्यक्ति निर्माण की होती है और व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होता है। हमें देश में एक ऐसी अमृत पीढ़ी को तैयार करना है जो आने वाले वर्षों में देश की कर्णधार बनेगी, जो देश को नेतृत्व और दिशा देगी। हमें देश के एक ऐसी नौजवान पौध को तैयार करना है जो देश हित को सर्वोपरि रखते, जो अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें। साथियों, हमें प्रगति के जिस रोड मैप पर चलना है, वो सिर्फ सरकार तय नहीं करेगी, उसे देश तय करेगा। बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और वो शिवराज सरकार में मंत्री थे। आपको बता दें कि मोहन यादव को आरएसएस का बेहद करीबी माना जाता है। वहीं जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा स्पीकर बनाने की घोषणा की गई। मोहन यादव को एमपी बनाया गया, चीफ मिनिस्टर बनाया गया है मध्य प्रदेश का। एमपी में मोहन प्यारे ही क्यों बनेंगे मुख्यमंत्री, आपको बताते हैं। इसकी 5 वजह हैं। पहला तो यूपी में 54% यादव और बिहार में 64%। देश के ओबीसी वोटर का, वो ओबीसी जो वोटर हैं उनको डायरेक्ट मैसेज जाएगा। इसके लिए पहला रीजन ये। दूसरा, 2024 में बीजेपी का नैरेटिव बिल्कुल क्लियर, साफ साफ दिख रहा है। यूपी बिहार में सीधा संदेश देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लालू और अखिलेश के वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। यूपी में 54%, बिहार में 63% यादव वोटर्स। बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। सुनिए इस अवसर पर किसने क्या कहा। पार्टी का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। संघर्ष भी बहुत है। 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का, और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। खुशी हो रही है, तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हाँ, चल रहा था नाम ऐसा, एकदम पूरा पता तो नहीं था। मेहनत का फल मिला है। इतनी मेहनत करी है तो उसका फल दिया भगवान ने। देखिए, मोहन यादव जी के बारे में जो मुझे जानकारी है, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और वो संघ के काम में लगे रहे, विद्यार्थी परिषद में भूमिका निभाई, बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। हाँ, बोला ना, मोहन यादव जी बहुत
एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, तीसरी बार विधायक वहां मध्य प्रदेश के थे और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती और हम सबकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती कि इस आधार पर पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं। मैं बाबा महाकाल की कृपा और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे सभी नेतृत्व का माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, माननीय वीडी शर्मा जी, सभी के साथ हमने मिलकर के आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ। और मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का, मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, यशस्वी अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी का, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ नेता, माननीय राकेश सिंह जी और सभी और आज विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की बहुत खुशी हो रही है जब भी जान के आप सबके सामने पता चला, बता नहीं सकते कि उनको कितनी खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत खुशी हो रही है। जय श्री महाकाल, जय महाकाल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति का आधुनिक चाणक, जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश का ध्यान को जनता ने आशीर्वाद दिया। कुशल रणनीति अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो आशीर्वाद मिला, मैं हमारे नेतृत्व को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूं। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटाने के 4 साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कहा कि अब इस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही लिया था और ये बरकरार रहेगा। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना तभी से जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी। ऐसे में राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला लेने का पूरा अधिकार है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ठीक चुनाव से पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी की कमान दे दी है, जिसके साथ ही एक बार फिर से परिवारवाद की आग को हवा देने का काम किया है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है और बीजेपी मायावती पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। रविवार को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया। दरअसल बसपा की चीफ मायावती ने 2001 से संभाल रही बीएसपी की कमान परिवार के अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंप दी। 2001 में जब कांची राम ने मायावती को पार्टी की कमान सौंपी थी तो मेरिट के आधार पर बीएसपी की कमान मायावती को सौंपी थी, लेकिन मायावती को शायद सबसे योग्य अपना भतीजा ही लगा, लिहाजा उन्होंने उसको पार्टी का अध्यक्ष बनाते हुए पूरी बागडोर उनके हाथ सौंप दी। खैर, पार्टी कार्यकर्ता जोश में है, कह रहे हैं कि पूरा बहुजन समाज पार्टी खुश है। पार्टी को उम्मीद है कि एक युवा नेता के तौर पर आनंद पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे। उनकी उम्र अभी 27 से 28 साल बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर आकाश आनंद खुद को बाबा साहेब के विजन का युवा समर्थक लिखते हैं। ऐसे समय में जब बसपा देश तो क्या यूपी की राजनीति से भी ओझल होती जा रही है,
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराधिकारी की घोषणा क्या पार्टी में जान फूंकने में कामयाब हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। संगठन को केवल लोकसभा में लग जाने के लिए कहा है। लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी गई है और उसमें जाकर अपने क्षेत्र में काम करिए सभी लोग। उन्हें बहन जी ने कहा कि मेरे न रहने के बाद ये पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे। तैयारियों के लिए जो राज्य कमजोर है वहाँ माननीय आकाश आनंद जी काम करेंगे। यूपी उत्तराखंड में नहीं, यूपी उत्तराखंड में नहीं, अन्य राज्यों में है जो कमजोर राज्य है उनमें। मायावती के इस फैसले ने एक बार फिर से परिवारवाद को हवा दे दी है। दरअसल परिवारवाद को ठुकराते हुए कांची राम ने मायावती को अपनी पार्टी की कमान सौंपी थी, लेकिन मायावती ने अपने भतीजे को ये कमान देकर एक बार फिर से क्या परिवारवाद को हवा नहीं दे दी है, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी इसको लेकर उन पर परिवारवाद को समर्थन देने का आरोप लगा रही है। वो तो पारिवारिक पार्टी है तो स्वाभाविक है, कोई अलग थोड़ी है, वो तो वही होना ही था। इसीलिए बीएसपी कमजोर हुई है। सबको लगा कि बीएसपी हमें तो बनाएगी नहीं, अपने भतीजे को ही देगी। ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को किया, मायावती ने अपने भतीजे को किया, अखिलेश ने, मुलायम सिंह ने अपने बेटे को किया, लालू ने अपने बेटे को किया, राहुल गांधी को सोनिया ने किया। तो ये परिवारवादी पार्टियां हैं, तो अपने परिवार को छोड़ के अलग नहीं हो सकती हैं। जरा गौर कीजिएगा, 2007 में यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा ने 403 में से 206 सीटें जीती थी और उसे 36.7% वोट मिले थे। 1.5 दशक बाद स्थिति ऐसी हो गई कि 2022 के चुनाव में उसे केवल एक ही सीट मिल सकी और राज्य में वोट शेयर खिसक कर 12.7% पर आ गया, जबकि यूपी में दलित वोटर 20% हैं। मायावती ने 2012, 2017 और 2012 में हार की हैट्रिक लगाई। सतीश चंद्र मिश्रा भले ही बसपा में हो, पर ब्राह्मण अभी बसपा के साथ नहीं है। उनका सोशल इंजीनियरिंग ज्यादा असर नहीं दिखा पाया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आकाश अपनी जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? क्या खत्म होने की करार पर पहुंच चुकी बसपा को आकाश फिर से जिंदा कर पाएंगे, या फिर मायावती का भरोसा टूट जाएगा और पार्टी विलुप्त हो जाएगी? ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं झारखंड में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के चलते नोटों की अब तक का सबसे बड़ी खेप बरामद हुई है। जहां बीजेपी इसे तमाम एजेंसियों की कार्रवाई का नतीजा बता रही है, तो वहीं हेमंत सरकार की मिली भगत को भी की भी बात सामने निकल कर आ रही है। वहीं झारखंड में बीजेपी के नेता इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक इसी समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 6ठी बार नोटिस भेजा है। देखिए रिपोर्ट। तो आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 6ठी बार मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके पहले मामले की जांच कर रही ईडी ने पूछताछ के लिए 5 बार सम्मन भेजा है, लेकिन अब ये 6ठी बार सम्मन भेजा गया है क्योंकि 5 सम्मन पर पूछताछ के लिए वो गैर मौजूद रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने मंगलवार यानी 11 दिसंबर को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। ये सम्मन ऐसे वक्त में जारी हुआ है जब झारखंड में एक राज्यसभा सांसद के घर में बेशुमार दौलत की तस्वीरें पूरा हिंदुस्तान देखकर दंग रह गया है। और इस मामले में भी बीजेपी सीधे हेमंत सरकार को निशाने पर ले रही है। बकायदा बीजेपी के नेता समूचे झारखंड में प्रदर्शन तक कर रहे हैं। हेमंत सरकार है, ये भ्रष्ट सरकार है, ये लुटेरी सरकार है, ये शराब घोटाले में व्यस्त है। तो ये पूरा का पूरा पैसा जांच का विषय है कि ये शराब घोटाले का पैसा है, पत्थर चोरी का पैसा है, बालू की लूट का पैसा है, कोयले की चोरी का पैसा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा है, खजाना खाली करने का पैसा है। पूरी तरह से अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए हेमंत सोरेन को। झारखंड सरकार को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करें और खुद भी अगर जरा भी शर्म है तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। आज आप देख रहे हैं झारखंड प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किस तरह से कोयला, बालू, लोहा मचा हुआ है। इससे आपको महसूस होगा कि झारखंड में झारखंड की सेवा करने के लिए
झारखंड को एक संसाधन के रूप में, एक साधन बनाने का रूप किया है और आज झारखंड को लूटने का काम कर रहा है। हमें लगता है कि जब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू जी के यहाँ जब 500 करोड़ निकल सकता है, तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास, उनके कई अधिकारियों के पास अगर जांच स्वतंत्र एजेंसी से हो तो जांच होगा, जांच चल रहा है, लेकिन आरोप कांग्रेस को, जेएमएम को दोषी ठहरा देना ये शोभा नहीं देता। कितना पैसा गमन हुआ बताएं? कभी आपने प्रदर्शन किया, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? आप लोगों ने, बीजेपी के किसी भी विधायकों ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? बातों को डाइवर्ट करवाते, ये शोभा नहीं देता। मैं डुल्लू महतो को कहूँगा कि दोबारा यहाँ आइएगा तो संभल के बोलिएगा। यानी मंगलवार को ईडी ने पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को बुलाया है। जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के संबंध की वैधिकता पर सवाल उठाए थे और चुनौती देते हुए दावा किया था कि राजनीतिक वजहों से उन्हें परेशान किया जा रहा है। वैसे तो हेमंत सोरेन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने ईडी की कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है। इससे पहले हेमंत सोरेन को अक्टूबर में भी ईडी ने नोटिस भेजा था, लेकिन वो उस वक्त भी पेश नहीं हुए थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस मामले पर क्या जांच चल रही है। आपको बता दें कि ईडी का आरोप है कि झारखंड में जमीन माफियाओं के जरिए भूमि के स्वामित्व को अवैध रूप से बदलने के लिए एक बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है। अब तक इस मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी तक हो चुकी है, जिसमें 2011 बैच की आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल है। वो राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग के डायरेक्टर और रांची के डिप्टी कमिश्नर के पद पर रह चुके हैं। यानी अब सवाल ये कि क्या इस बार भी हेमंत सोरेन हाजिर होंगे या फिर हमेशा की तरह इस बार भी गैर हाजिर होकर वो इसे सियासी रंग दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सोमवार को दाखिल नहीं किया। आपको बता दें कि रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का और समय देने के लिए जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल की गई है। अदालत ने एएसआई को 11 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। इस दौरान एएसआई की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया कि एएसआई के सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट अविनाश मोहंती की अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से तबीयत बिगड़ गई है, जिसके कारण अदालत में उपस्थित होकर सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने में असमर्थ हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में फंसे आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि राउ रेवेन्यू कोर्ट में उन्हें सोमवार को पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को 21 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान संजय सिंह को एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब संजय सिंह की जमानत याचिका पर 12 दिसंबर यानी मंगलवार दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि गाजियाबाद हिंडन एयरबेस की सुरक्षा में सेंध की कोशिश की गई है, जहां बाउंड्री वॉल के पास से 4 फीट गहरी सुरंग खोदी गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच की जा रही है। आपको बता दें कि यह एयरबेस एयर स्ट्राइक से लेकर अन्य मामलों में महत्वपूर्ण रहा है। वहीं हिंडन एयरबेस की सुरक्षा के लिए थर्मल कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे जांच की जा रही है। दवा भी नहीं है। भैया तो आदमी लिख रहा है आपको तो लिख रहा है कोई आपको तो बुलाओ, मैं तो बुला दूंगी सर। अंदर दीवार खोद रखी है। एक तरफ जहां कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां नोटों की गिनती अभी भी चालू है, तो वहीं भाजपा न सिर्फ इस मामले को हाथों हाथ उठा रही है, बल्कि इस मामले में भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मधुबन चौक पर भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता की उपस्थिति में कांग्रेस के नेता धीरज साहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं प्रदर्शन में शामिल भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जनता की गाढ़ी कमाई को लूट कर रखी हुई है, क्योंकि कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है।
कांग्रेस के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं और इतने बड़े भ्रष्टाचार पर आम आदमी पार्टी का। मिर्जापुर के थाना विंध्याचल क्षेत्र में पुलिस ने धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक जगहों पर लगे लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन जगह जगह पर चेकिंग कर रही है, जिसके बाद अवैध लाउड स्पीकर को हटाने का काम किया जा रहा है और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो वहीं इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक विंध्याचल सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद थे। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।